हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम हमारा अंतिम अध्याय जो कि है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के भाग 2 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिवहन, संचार और पर्यटन। यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में परिवहन में हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ हम संचार और पर्यटन को भी देखने वाले हैं। यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन तो महत्वपूर्ण है ही, संचार के साधन भी किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और पर्यटन भी जो है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ ले जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने परिवहन की बात की थी। परिवहन यानी कि पृथ्वी पर 3 क्षेत्रों पर जो है परिवहन किया जाता है। कौन कौन से हमने देखा था? स्थल पर, जल पर और वायु के क्षेत्र पर। और इनके आधार पर ही हमने स्थल परिवहन की बात पिछले भाग में की थी, जिसमें हमने सड़क मार्गों की बात की थी, हमने रेल मार्गों की बात की थी और पाइपलाइन के द्वारा होने वाले परिवहन की बात भी की थी। आगे बढ़ते हुए हम जल परिवहन कहते हैं, जल परिवहन की बात करते हैं। जल परिवहन क्या है? तो जल परिवहन जो है सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। साथ ही साथ इसके माध्यम से हम भारी वस्तुओं को जो है परिवहन के माध्यम से किसी और स्थान पर पहुंचा सकते हैं। स्थूलकाय वस्तुओं का भी परिवहन जल परिवहन के माध्यम से हो सकता है। साथ ही साथ यह पर्यावरण के लिए भी प्रतिकूल नहीं होता। तो इस प्रकार से जल परिवहन जो है भारत में विदेशी व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें कि भारत में बहुत सारे पत्तन है, भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं। कुछ भारत के पूर्वी तटों पर हैं और कुछ भारत के पश्चिमी तटों पर हैं। तो बात करते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और साथ ही साथ इससे कैसा परिवहन हो सकता है? तो इससे उन वस्तुओं का परिवहन हो सकता है जो बहुत ही भारी हैं और स्थूलकाय हैं। तो यह यानी कि जल परिवहन जो है भारी व स्थूलकाय वस्तुओं को ढोने में अनुकूल है और साथ ही साथ यह पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता। इस कारण यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम भी है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। और यदि बात की जाए भारत में अंतःस्थलीय नौचालन जल मार्ग की, तो यह कितना लंबा है? तो बच्चों यह 14,500 किलोमीटर लंबा है। यानी कि भारत का अंतःस्थलीय नौचालन जल मार्ग जो है वह 14,500 किलोमीटर लंबा है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और ऐसे कितने हैं? कुल 5 ऐसे जलमार्ग हैं। तो बात करते हैं पहले की। तो पहला नौगम्य जलमार्ग है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, जो कि कितना लंबा है? जो 1620 किलोमीटर लंबा है। और वहीं यदि हम दूसरे की बात करें तो यह है सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, जो कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 कहलाता है। और यदि हम तीसरे की बात करें तो यह केरल में पश्चिम तटीय नगर कोट्टापुरम से कोल्लम तक है और उद्योग मंडल तथा चंपककारा नहरें यहाँ पर हैं। और यह कितना लंबा है? तो यह 205 किलोमीटर लंबा है, जिसे कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 के नाम से जाना जाता है। यदि हम चौथे जलमार्ग की बात करें तो काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार यहाँ पर है और यह कितना लंबा है? तो यह 1078 किलोमीटर लंबा है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के नाम से जाना जाता है। और यदि हम अंतिम जलमार्ग की बात करें तो वह कहाँ है? तो यह मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ है और ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार यहाँ पर है और यह कितना लंबा है? तो 588 किलोमीटर यह लंबा है, जिसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के नाम से जाना जाता है। तो हमने 5 जलमार्गों की बात की। अब हम देखते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार में इन जलमार्गों का क्या योगदान है। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है, जिसमें कि हम 95% विदेशी व्यापार की बात कर सकते हैं और मुद्रा के रूप में यह लगभग 68% है, तो वह कहाँ से होता है? वह इन्हीं जलमार्गों के माध्यम से होता है। यानी जल परिवहन के माध्यम से हमारा विदेशी व्यापार 95% होता है। तो हम कहेंगे भारत का विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों द्वारा ही किया जाता है। भारतीय तटों पर स्थित पोर्ट या बंदरगाहों द्वारा ही किया जाता है। देश का
95% व्यापार और मुद्रा रूप में 68% व्यापार जो है समुद्रों द्वारा ही होता है। तो यह बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि देश का 95% व्यापार कहाँ से होता है? समुद्री जल परिवहन के माध्यम से होता है, जो कि मुद्रा रूप में कितना है? मुद्रा रूप में यह है 68%। अब हम बात करेंगे प्रमुख समुद्री पत्तन की, भारत के प्रमुख समुद्री पत्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की समुद्री तट की लंबाई कितनी है। तो भारत का जो समुद्री तट है उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम और छोटे पत्तन शामिल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रमुख पत्तन कितने हैं? प्रमुख पत्तन है यहाँ पर 12 और 200 जो है मध्यम और छोटे श्रेणी के पत्तन या पोर्ट या बंदरगाह भारत में हैं। तो इस प्रकार से भारत की समुद्री तट की सीमा की लंबाई आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ भारत के जो मुख्य पत्तन है वह 12 है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और छोटे और मध्यम पत्तनों की संख्या 200 है, यह भी आपको याद रखना है, जिनके माध्यम से जो है भारत देश का विदेशी व्यापार किया जाता है। ये प्रमुख पत्तन जो हैं वह देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। और इसमें भी सबसे प्रमुख पत्तन कौन सा है? तो हम बात कर सकते हैं मुंबई की। मुंबई बंदरगाह जो है वह सबसे प्रमुख है। तो आप देख सकते हैं मुंबई पत्तन यह जो है वृहत्तम पत्तन है, जिसके की प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। तो यह सबसे बड़ा पत्तन है मुंबई पत्तन, और यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा व्यापार भी हम होते हुए देखते हैं। अब हम देखेंगे भारत में समुद्री पत्तन, जिसमें कि कुछ जो है पश्चिमी तट पर आते हैं और कुछ पूर्वी तट पर आते हैं। पश्चिमी तट पर हम कौन से पत्तन देखते हैं? तो हम देखते हैं मुंबई को, हम देखते हैं कांडला को, हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मार्मागोवा पत्तन और न्यू मैंगलोर पत्तन। तो इस प्रकार से भारत की पश्चिमी तट पर कौन कौन से पत्तन हैं? कांडला पत्तन, मुंबई पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मार्मागोवा पत्तन और न्यू मैंगलोर पत्तन। इसी तरीके से भारत के पूर्वी तट पर भी पत्तन है, वह कौन से हैं? तो हम कहेंगे उसमें है कोलकाता, विशाखापट्टनम पत्तनम और तूतीकोरिन, चेन्नई, पाराद्वीप और हल्दिया। तो इस प्रकार से पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों में है तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, कोलकाता और हल्दिया पत्तन। तो इस प्रकार से भारत के पूर्वी तटों पर भी जो पत्तन है वह मुख्य हमने देखे, और पश्चिमी तट पर जो समुद्री पत्तन है उनकी भी बात हमने की। अब हम बात करेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन के माध्यम से भी भारत में परिवहन होता है, और वायु मार्गों के माध्यम से कौन से लोग अधिक परिवहन करते हैं? तो हम कहेंगे चूँकि यह थोड़ा सा महंगा है और अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होता है, तो यह सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता। इसके माध्यम से अधिक पैसे खर्च करने वाले, कम समय में परिवहन करने का उद्देश्य रखने वाले लोग ही परिवहन करते हैं। तो बात करते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या है? तो आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, यानी कि इससे बहुत ही जल्दी किसी स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है। साथ ही साथ यह आरामदायक भी है और यह प्रतिष्ठित भी है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों पर भी पहुंचा जा सकता है। अति दुर्गम का स्थान का मतलब है वे स्थान जहां पर आसानी से स्थल मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता, जल मार्ग से भी नहीं पहुंचा जा सकता। तो ऐसे कौन से स्थान हैं जो दुर्गम हैं? वे स्थान दुर्गम हैं जैसे कि मरुस्थल, घना जंगल या फिर पहाड़ी स्थान। तो इन दुर्गम स्थानों पर कौन से परिवहन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है? तो हम कहेंगे वायु परिवहन के माध्यम से इस ऐसे स्थानों पर भी पहुंचा जा सकता है जो कि दुर्गम है। तो हम कहेंगे इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान जैसे कि ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल व लंबे समुद्री रास्तों को भी सुगमता से पार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वायु परिवहन जो है वह एक सुगम साधन है जो कि सबको उपलब्ध नहीं होता। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एयर इंडिया की बात करते हैं। तो एयर इंडिया जो है वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं जो है प्रदान करता है। इसके अलावा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वह तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा
अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से एयर इंडिया जो है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है और पवन हंस हेलीकॉप्टर की बात भी हमने की। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत में हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, लेकिन इसमें से केवल उन्हीं लोग जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं, इन सेवाओं को आम आदमी तक वहां पर उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने वायु परिवहन की बात की। अब हम बात करने वाले हैं संचार की। तो संचार सेवाएं संचार के साधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत संचार और एक होता है जनसंचार। व्यक्तिगत संचार में हम क्या कहेंगे, पत्र आता है, व्यक्तिगत संचार में पोस्ट कार्ड आते हैं, व्यक्तिगत संचार में तार आते हैं और टेलीफोन व ईमेल भी आते हैं। तो संचार सुविधाओं को हम व्यक्तिगत संचार में बांटते हैं। व्यक्तिगत संचार के हमने उदाहरण देखे, पोस्ट कार्ड्स, पत्र, टेलीफोन, तार और ईमेल होते हैं। यदि हम बात करें संचार के दूसरे प्रकार के साधन जो कि है जनसंचार, जो कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है, उसे हम जनसंचार कहते हैं। और जनसंचार माध्यमों में हम कौन से साधन रखेंगे, तो हम कहेंगे इसमें मैगजीन आता है, अखबार आता है, रेडियो आता है, दूरदर्शन आता है, प्रेस आती है और सिनेमा अथवा चलचित्र भी आते हैं। तो इस प्रकार से संचार सेवाओं को हमने दो भागों में बांटा, एक व्यक्तिगत रूप से किया गया संचार और दूसरा जनसंचार। अब हम व्यक्तिगत संचार की बात करते हैं। व्यक्तिगत लिखित संचार। व्यक्तिगत लिखित संचार में जो भारत का डाक संचार है वह बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बृहत्तम है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे व्यक्तिगत लिखित संचार में भारत का डाक संचार तंत्र जो है विश्व का बृहत्तम संचार तंत्र है। प्रथम श्रेणी की डाक भी इसमें विभाजित की जाती है और एक होती है द्वितीय श्रेणी की डाक, और इन दोनों में भी अंतर होता है। प्रथम श्रेणी की डाक यानी व्यक्तिगत संचार में भी प्रथम श्रेणी की जो डाक होती है उसमें क्या होता है, तो प्रथम श्रेणी की डाक के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके माध्यम से वायुयानों के माध्यम से जो है इसे बहुत ही द्रुत गति से या तीव्र गति से इसको पहुंचाया जाता है। लेकिन यदि हम द्वितीय श्रेणी की डाक की बात करें तो यह जो है स्थल परिवहन के माध्यम से यह भेजी जाती है। तो हम कहेंगे प्रथम श्रेणी की डाक, इसमें कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठियां आती हैं। ये विभिन्न स्थानों पर वायुयानों के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। वहीं यदि हम द्वितीय श्रेणी की डाक की बात करें तो यह जो है किसमें कौन कौन से शामिल हैं, रजिस्टर्ड पैकेट इसमें शामिल हैं, इसमें किताबें सम्मिलित हैं, इसमें अखबार और मैगजीन भी आती हैं और इनको जो है धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाया जाता है। और इसके साथ ही साथ इनके लिए स्थल और जल परिवहन के माध्यमों का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा संचार के साधन के अंतर्गत हमने देखा एक व्यक्तिगत संचार होता है और दूसरा जनसंचार होता है। और व्यक्तिगत संचार में हमने डाक की बात की और डाक में भी हमने बात की प्रथम श्रेणी की डाक जो किनके माध्यम से पहुंचाई जाती है और द्वितीय श्रेणी की डाक। अब हम आगे बढ़ते हैं, जनसंचार की बात करते हैं। जनसंचार तंत्र में भारत जो है एशिया महाद्वीप में बहुत ही आगे है, क्योंकि जनसंचार माध्यमों में भारत की स्थिति अच्छी है। और यदि हम बात करें जनसंचार में कौन कौन से साधन सम्मिलित हैं, तो इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और चलचित्र शामिल होते हैं। जनसंचार से मानव को क्या लाभ होते हैं? जनसंचार के माध्यम से मानव को मनोरंजन प्राप्त होता है, मानव को राष्ट्रीय, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी प्राप्त होती है और वह इनके माध्यम से जागरूक होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह हो रही स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो हम कहेंगे जनसंचार मानव को मनोरंजन तो देता ही है और उसके साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में भी जागरूक करता है। तो इस प्रकार से जनसंचार में यह सभी साधन सम्मिलित होते हैं। जनसंचार में हम सबसे पहले जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो की बात करते हैं। रेडियो या आकाशवाणी, तो हम कहेंगे आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो इस प्रकार से हमारे जो आकाशवाणी है वह देश के कोने कोने में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है, चाहे वह महिलाओं के लिए
प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम हो, चाहे वह किसान लोगों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम हो या फिर वह छात्र वर्ग के लिए प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम हो। तो इस प्रकार से रेडियो जो है जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। अब हम बात करते हैं दूरदर्शन की। जनसंचार के माध्यम के रूप में हम दूरदर्शन की बात करते हैं। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है और तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से यह एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित करता है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित करता है और खेल संबंधी कार्यक्रम भी प्रसारित करता है। तो इस प्रकार से दूरदर्शन भी जो है जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को देखते हैं और सुनते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं जनसंचार के माध्यम के रूप में, तो भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं और उसमें हम बात कर सकते हैं बहुत सारी भाषाओं में यह प्रकाशित होते हैं, बहुत सारी बोलियों में यह प्रकाशित होते हैं। और इसमें भी यदि हम बात करें सबसे अधिक कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं, तो हम कहेंगे सबसे अधिक हिंदी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू भाषा में यह प्रकाशित होते हैं। तो बात करते हैं समाचार पत्रों की। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं या मैगजीन जो है प्रकाशित की जाती हैं। ये समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंचार के माध्यम के रूप में चलचित्रों की अथवा सिनेमा की। तो भारत जो है विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक है, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में भी भारत एक अग्रणी राष्ट्र है। यहाँ पर जनसंचार के माध्यमों में सिनेमा भी एक महत्वपूर्ण जनसंचार का माध्यम है, जिसके माध्यम से जनता को जागरूक भी किया जाता है और तत्कालीन समय की जो समस्याएं हैं वह भी उनके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम व्यापार की बात करने वाले हैं। और किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में हम परिवहन की बात कर चुके हैं, हम संचार के साधनों की बात कर चुके हैं। अब हम व्यापार की दृष्टि से किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो एक देश से दूसरे देश के मध्य किया जाने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो जानते हैं, व्यापार राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। और साथ ही साथ यदि हम बाजार की परिभाषा को जानने का प्रयास करें, तो बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है या लेन देन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो दो देशों के बीच के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और इसके अंतर्गत समुद्री मार्ग से, हवाई मार्ग से या स्थलीय मार्ग से जो है यह व्यापार किया जा सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है 3 मार्गों से किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही एक अन्य अवधारणा भी जुड़ती है जिसे हम कहते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होता है, तो किसी भी देश के अंतर्गत कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, इसी से उस देश का व्यापार संतुलन जो है प्रभावित होता है। यानी आयात और निर्यात से जो है किसी देश का व्यापार संतुलन प्रभावित होता है और यह आयात निर्यात ही उस देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से व्यापार संतुलन की बात करते हैं, किसी देश के आयात और निर्यात का जो अंतर होता है उसी से उस देश के व्यापार संतुलन का निर्धारण होता है। और यदि हम बात करें कि इसमें भी अनुकूल व्यापार संतुलन एक नई अवधारणा है और दूसरी अवधारणा का नाम है प्रतिकूल व्यापार संतुलन या फिर असंतुलित व्यापार संतुलन। तो इस प्रकार से हम व्यापार संतुलन के अंतर्गत 2 अवधारणाएं देखते हैं। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या होता है, जब किसी देश में आयात के मुकाबले निर्यात अधिक किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अनुकूल व्यापार संतुलन होता है। यानी कि अगर किसी भी देश में निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। वहीं इसके विपरीत अवधारणा है प्रतिकूल व्यापार संतुलन या फिर असंतुलित व्यापार संतुलन। इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत निर्यात से ज़्यादा या निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक किया जाता है। यानी कि बाहर से आयात जो है उस देश में अधिक किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, वह प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा। अब हम बात करने वाले हैं पर्यटन की। पर्यटन क्या है, पर्यटन भी किसी भी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कारक है और उस पर्यटन से भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
पड़ता है। और यदि हम पर्यटन को एक व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, जैसा कि भारत अब आगे बढ़ रहा है इस दिशा में, तब भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, क्योंकि पर्यटन के माध्यम से कई लोगों का रोजगार जो है प्राप्त होता है और कई लोगों को रोजगार में वृद्धि भी होती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं भारत के हस्तशिल्प उद्योग की। तो इस प्रकार से पर्यटन भी किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बात करते हैं पर्यटन की एक व्यापार के रूप में। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले 3 दशकों में पर्यटन का जो उद्योग है वह भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। भारत में 150 लाख से भी अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, यानी कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग जो है वह पर्यटन के क्षेत्र में संलग्न है और इसके माध्यम से अपनी रोजी रोटी प्राप्त करता है। तो इस कारण जो है क्या कहेंगे हम, पर्यटन भी किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में शामिल हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग पर्यटन से जुड़ा हुआ है और उनका जो जीवन है वह पर्यटन पर ही निर्भर है। पर्यटन उद्योग या व्यापार पर ही उनकी जीवन स्थिति निर्भर है। पर्यटन का महत्व यदि हम देखें तो पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, यानी कि चूंकि एक देश के अंतर्गत पर्यटन की वजह से ही आवागमन होता है, एक कोने से दूसरे कोने में लोग किसी भी स्थान को देखने के लिए दर्शकों के रूप में या फिर पर्यटकों के रूप में परिवहन करते हैं। इस कारण क्या होता है, राष्ट्र में एकता का संचार होता है, राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ता है, समन्वयशीलता की भावना बढ़ती है और अनुकूलनशीलता की भावना का भी प्रसार होता है। तो इस कारण पर्यटन के माध्यम से राष्ट्र की एकता में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रशय भी प्राप्त होता है, क्योंकि पर्यटन जो है वह पर्यटन के माध्यम से कई सारे पर्यटक जो है संस्कृति या स्थानीय संस्कृति को देखते हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता है, उसको भी प्रोत्साहन मिलता है और सांस्कृतिक उद्यमों को भी प्रश्रय प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटन जो है महत्वपूर्ण होता है। इससे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है विदेशों में हो पाता है और हमारी भारतीय संस्कृति की जो विरासत है वह भी विकसित होती है। तो इस प्रकार से पर्यटन भी जो है वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहलाता है। तो इस अध्याय में हमने देखा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के रूप में हमने परिवहन की बात की, जिसमें हमने 3 परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन की बात की, जिसमें कि भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हमने संचार माध्यमों की बात की, जिसमें कि भारत जो है आगे बढ़ रहा है और सूचना तकनीक क्रांति के कारण भारत जो है विश्व में अपना एक स्थान बना रहा है। और साथ ही साथ हमने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के क्षेत्र में पर्यटन के महत्व को भी जाना, जिसमें भी भारत आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अध्याय 7 जो कि अंतिम अध्याय है आज समाप्त होता है। मिलेंगे अगले भाग में अभ्यास प्रश्न के रूप में। धन्यवाद।